नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रेत की मछली। प्रसिद्ध लेखिका कांता भारती द्वारा लिखित एक संवेदनशील और भावनात्मक हिंदी उपन्यास। रेत की मछली, उस रेत को जो घर नहीं बनाती। भाग 1, माई, मूवी माइन। भाग 1। दरवाजा। किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही हैं। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खीज भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, देखिए देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है, आप शाम को बात नहीं कर सकती। मैंने धीरज संभालते हुए कहा, बात यह है कि मुझे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना। इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, तुम यहीं रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था, मैंने इस बात को छुपाया नहीं था, और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूं। जब मैं इस भवन में आई, उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोचती हैं जो कुंवारी तो नहीं ही हैं, पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें। उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गईं और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रहीं। फिर बहुत सूखी हुई आवाज में बोलीं, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न्ड। मुझे लगा जैसे यहां निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया था। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर हैं, और ये भी कि इस मामले में नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वो सही है, और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी है। ये नियम नहीं, ढकोसला है। और भी जाने मैं क्या क्या उस वक्त गुस्से में कह गई। मेरे उन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी ठहरना मैं अपमान समझती हूं। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसकी आभारी हूं। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतस्थल अस्त-व्यस्त हो उठा था। मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे में लौटी और जो चीज हाथ आई उसे उठा उठाकर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीजें बुरी तरह बिखर गईं। सच तो ये है कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा ये भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, ये मैं भूल गई। उधर गए बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रुपहला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले सफेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खौलता हुआ क्षोभ धीरे धीरे बैठने लगा। क्षुब्ध मन आर्द्र हो आया।
आंखों की कोर भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रुपहले फ्रेम में मढ़ी हुई एक भोले चेहरे की वो तस्वीर हाथ में उठा लूं। क्षोभ का वो उबाल थम गया था, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा करती जाती हूं, मन की गांठें बिखरती जाती हैं, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज के अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परित्यक्ता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटन की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन के इस अछोर क्रम में आज युवा महिला संघ के भवन से ये अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहां पर ये छोटी सी लड़ाई छेड़ दूं, ये नहीं होगा। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए उस कमरे में निष्प्रभ वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती डेविड के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी ओर देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहां युवा महिला संघ पहुंचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक कर मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने न दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं झपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे। एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोंपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच न सकीं। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सजाई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह घर स्मृति को छू जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतिया और नील कमल उगा उगाकर अपने हाथों सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थीं। वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह